नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूँ। इसमें दोस्तों मैं आपके लिए 9th क्लास की ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। और जो 9th क्लास की ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों, इसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 में भी हम लोग जो है पढ़ रहे हैं भारत की विविधताओं के बारे में। भारत में जो भारत की स्थलाकृतियाँ हैं उसमें कितनी प्रकार की विविधता पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ लिया था दोस्तों हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में दूसरा आता है दोस्तों उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान के बारे में आज मुझे पढ़ना था और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो 9th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें हम उत्तरी मैदान प्रारंभ करेंगे और उत्तरी मैदान से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं कि उत्तरी मैदान के बारे में हमें इस एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्या क्या जानकारी मिलती है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ वीडियो दे चुका हूँ। इसके पहले आप उन वीडियो को देखें ताकि ये चैप्टर और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उत्तरी मैदान, जैसा कि आप जानते हो, भारत में बहुत प्रकार की विविधता पाई जाती है और भारत की जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें भी विविधता पाई जाती है। उस आधार पर दोस्तों ये दूसरा टॉपिक होगा हमारा उत्तरी मैदान, जो कि उत्तर का वो विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी को ही उत्तरी मैदान इस एनसीईआरटी के बुक में बताया गया दोस्तों। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, तो देखो दोस्तों जो उत्तर का मैदान है वो प्रमुख 3 नदियों से मिलकर के बना हुआ है। यानी इसका निर्माण, जो उत्तर भारत का मैदान है उस मैदान के निर्माण में 3 नदियां जो हैं प्रमुख हैं। इसमें एक है दोस्तों सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यानी दोस्तों जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण के लिए ये 3 नदियां प्रमुख हैं। 3 नदियों के साथ साथ इनकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं दोस्तों, जो इनकी सहायता से उत्तर का एक विशाल मैदान तैयार हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, जलोढ़ मृदा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जलोढ़ मृदा कैसे होती है, जलोढ़ मृदा कहां से आती है और इससे क्या फ़ायदा होता है। जलोढ़ मृदा जैसे हिमालय पर्वत से जो नदियां अपने युवा अवस्था में होती हैं वहां से बहा करके लाती हैं और यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं, और इससे धीरे 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 जब बहुत सारे मिट्टी या आप कह सकते हो कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक मैदानी रूप का भाग मैदानी रूप ले लेते हैं और इस प्रकार इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि इस मैदानी भाग का निर्माण होने में 2 या 10 वर्ष नहीं लगे, बहुत लंबा समय लगा है और बहुत लंबे समय के बाद इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। तो देखो दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी आती थी, जो नदियाँ अपने साथ जो भी कुछ बहा करके लाती थी, उसको लाने में और इस मैदान के निर्माण में लाखों वर्ष का समय लग गया और ये हिमालय पर्वत से लेकर के आती थी। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो आप कि गिरिपथ में स्थित बहुत बड़ी बेसिन, तो गिरिपथ दोस्तों उसको कहते हैं जब पहाड़ी क्षेत्रों पे यानी पर्वतों पे आप चढ़ना प्रारंभ करते हो, मैदानी क्षेत्र के तुरंत का बाद, यानी मैदानी क्षेत्र के तुरंत बाद और पर्वतीय क्षेत्र का सबसे पहला भाग जो आता है दोस्तों उसे गिरिपथ कहा जाता है। तो गिरिपथ में स्थित बड़े बेसिन द्रोणी, यहाँ पे द्रोणी का निर्माण होता है। द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ और यहीं पर जो है दोस्तों वो गाद मिट्टी जो कुछ भी लाती थी नदियाँ वो छोड़ देती थी। और देखो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सालों से यानी कि लाखों वर्षों से इसका निर्माण हो रहा है, तब जा कर के एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार, तो देखो यहाँ पे दोस्तों विस्तार के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर भारत का मैदान जो है, उत्तर भारत के मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल फैला हुआ है। देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर भारत का मैदान जो है इसका क्षेत्रफल की यहाँ बात की जा रही है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। और उत्तर भारत का मैदान जो है दोस्तों, यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर लंबा दोस्तों। और इसके साथ एक दूसरे को कनेक्ट करो दोस्तों, जो हमने हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था,
हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी थी दोस्तों? तो हिमालय पर्वत की लंबाई भी इस 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में आपने 2400 किलोमीटर पढ़ा था। तो देखो दोस्तों, हिमालय पर्वत की लंबाई और उत्तरी भारत के मैदान की लंबाई लगभग आपको सेम दिखाई दे रही है। 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत की लंबाई थी और 2400 किलोमीटर जो है इस मैदानी भाग की भी लंबाई बताई जा रही है। एवं 240 से लेकर के दोस्तों 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ा है ये। यानी कि जो उत्तर का विशाल मैदान है दोस्तों, उसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो यानी दोस्तों, आप अगर फिर से इन दोनों वो जो महत्वपूर्ण नंबर्स आपको देखने को मिले, दोनों जो लंबाई और चौड़ाई, अगर हम बात करें उत्तर का पर्वतीय मैदान, जो पर्वतीय मैदान है दोस्तों, हिमालय पर्वत है, उसकी भी चौड़ाई और लंबाई दोनों आपने पढ़ी थी। उसकी लंबाई जो है दोस्तों आपने 2400 किलोमीटर पढ़ी थी। ऊंचाई उसकी एक औसत ऊंचाई 600 किलोमीटर 6000 किलोमीटर थी। और उसकी चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो उसकी चौड़ाई आपने पढ़ी थी कितनी दोस्तों? लगभग जो है 400 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक दोस्तों। तो 400 किलोमीटर इसका पश्चिमी भाग में हुआ था दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर के आसपास, और 150 किलोमीटर दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास था। तो आपने हिमालय पर्वत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में देखा दोस्तों, और उत्तर का विशाल मैदान जो है इसकी लंबाई जो है आपने देखा दोस्तों 2400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। और यह दोस्तों यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। अब दोस्तों, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल की तुलना में यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यह एक मैदानी भाग है। यहाँ पे सभी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जो है लोगों का जीवन जो है बहुत आसान होता है। यहाँ पे वो अपना दैनिक क्रियाकलाप जो होता है उसमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए यहाँ पर लोगों की जो है जनसंख्या बहुत अधिक है दोस्तों। यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। समृद्धि पर्यावरण आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे अनुकूलित जलवायु पाया जाता है। कृषि की दृष्टि से बहुत ही अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर सभी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आप पानी देख लो, या मकान बनाने के लिए आपको जो भी सामग्री चाहिए होगी, जो भी चीज़ चाहिए, वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। किसी भी मैदानी क्षेत्र की तुलना में आप जो है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पे, पठारी क्षेत्रों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप देखोगे तो वहाँ पे जनसंख्या कम मिलेगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों की तुलना में दोस्तों, अगर आप मैदानी क्षेत्र में विश्व के किसी भी मैदानी क्षेत्र पे आप देखोगे तो वहाँ की जनसंख्या आपको सबसे अधिक मिलेगी उस अन्य क्षेत्रों की तुलना में, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्रों में सभी संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों, इस मैदानी क्षेत्र पे जो भारत का विशाल मैदान है, यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जो उत्तर से नदियाँ आती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों से नदियाँ आती हैं, और लगातार निक्षेपण का कार्य कर रही हैं दोस्तों। तो निक्षेपण का कार्य दोस्तों कि जो कुछ भी ऊपर से गाद, मिट्टी, बालू, पत्थर लाती हैं, वो यहाँ पर छोड़ते हुए जाती हैं। तो यानी वो निक्षेपण का कार्य लगातार कर रही हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां द्वीप का निर्माण करती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जब नदी ऊपर से चलती है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों पर नदियां बहती हैं, तो वहाँ पर ढाल अधिक होता है, और ढाल अधिक होने के कारण दोस्तों वहाँ पर नदी की रफ्तार जो होती है, नदी की गति जो होती है, बहाव जो है दोस्तों बहुत तेज होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए नदी को उस पर्वतीय क्षेत्रों में युवावस्था बताया गया है। और वही नदी दोस्तों जो मैदानी क्षेत्रों में आती है,
मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद दोस्तों वो ढाल वो गति नहीं मिल पाती, इस वजह से नदियाँ यहाँ पर धीमी गति से बहती हैं और धीमी गति से बहने के कारण दोस्तों वहाँ पर वो नदियाँ जो है, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि नदियों में वो गति नहीं होती, वो वेग नहीं होता दोस्तों कि उस मिट्टी को काट सके, और नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं। और इस कारण से दोस्तों नदियों में जो है द्वीप का निर्माण हो जाता है, द्वीप देखने को मिलता है। ऐसा ही एक द्वीप दोस्तों आप पढ़ेंगे अभी आगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीपों का निर्माण हुआ है, और वो मैदानी क्षेत्र में है दोस्तों, और मैदानी क्षेत्रों में ही इन द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये नदियाँ जब अपने मैदानी भाग में बहती रहती हैं और अंत में जब ये समुद्र में जाकर के गिरती हैं, किसी भी महासागर में जाकर के गिरती हैं दोस्तों, तो वहाँ पर ये अपने साथ जो इन नदियों के जल के साथ मिट्टी, बालू, पत्थर जो भी बहते रहते हैं दोस्तों, वो उनके मुहाने पर जमने लगता है धीरे धीरे, और वो जब वहाँ पर जम जाता है दोस्तों तो उसे गाद कहा जाता है। तो वो सब वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, और वहाँ पर इकट्ठा होने के कारण जो है वो कई धाराओं में बँट जाती हैं दोस्तों। जब वो कई धाराओं में बढ़ जाती हैं तो इन धाराओं को क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है, क्योंकि ये एक के साथ कई धाराएं, क्योंकि जब धीरे धीरे जमने लगती हैं और इनके, जैसा कि भी आपने पढ़ा इसमें दोस्तों, कि इनकी गति जो है कम हो जाती है, ये युवावस्था में नहीं रहती उस समय कि उसको काट सके। जब उसको नहीं काट पाती और उनकी धाराएं बढ़ जाती हैं तो उसे वितरिका कहते हैं। जैसे एक धारा लगातार आ रही है और एक धारा के साथ बीच में कुछ अवरोध आ गया, और उसका वजह से दोस्तों एक धारा इधर दाएं निकल गई और एक धारा बाएं निकल गई, तो जब दो धारा यहाँ से बन गई दोस्तों तो उसी को वितरिका कहा जाता है, क्योंकि वो एक से दो या तीन धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे वितरिका कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, दोआब। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। बिल्कुल दोस्तों, जैसे यहाँ से एक गंगा नदी आ रही है दोस्तों, अब गंगा नदी और वहीं पे दोस्तों आप नीचे देखते हो कि यमुना नदी आ रही है, तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो भाग है दोस्तों उसे दोआब कहा जाता है, यानी कि दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दो तथा आब, यानी दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो नदियों से मिलकर के बना हुआ है। पंजाब जो शब्द है दोस्तों, पंजाब शब्द जो है, पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पंज का अर्थ होता है पांच तथा आप का अर्थ होता है पानी। तो देखो दोस्तों, पांच यानी कि पांच नदियों के समूहों से बना है ये पंजाब। तो जैसे भी आपको मैं बताया दोस्तों कि दो नदियों के बीच के, जैसे एक नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जा रही, गंगा नदी जा रही है और यहाँ से जमुना नदी आ रही है, तो गंगा नदी और जमुना नदी के बीच का जो भाग है दोस्तों, जो मैदानी भाग है, जो भी क्षेत्रफल है, उस क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, क्योंकि दो नदियों के बीच का वो स्थान है, उसी को दोआब कहते हैं। तो पंजाब में भी ऐसी नदियाँ हैं दोस्तों, जिसे आपने पढ़ा होगा। सतलज नदी जो है वो पंजाब से निकलती है, और सतलज नदी की सहायक नदियाँ हैं, और सतलज नदी भी किसी नदी की सहायक है। इसके बारे में अभी आप पढ़ोगे आगे। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। देखो दोस्तों, जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसे भी जो है दोस्तों मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है। अब तीन भागों में बांट दिया गया है। अब तीन भाग कौन कौन से होंगे उसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मिलता है दोस्तों जो उत्तर का पश्चिमी भाग है, यानी दोस्तों पश्चिमी भाग जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। एक तो ये मिलता है दोस्तों कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसे पंजाब का मैदान कहा जाता है। हम इसको आपको मैप के माध्यम से भी बताते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इधर मैप में ये सतलज नदी निकल रही है, और सतलज नदी दोस्तों यही क्षेत्र है जो भारत का, उत्तरी भारत का मैदान आप यहाँ पर देख रहे हो, उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान दोस्तों यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक ये उत्तरी मैदान पूरा कहलाता है। इसी की लंबाई जो है दोस्तों 2400 किलोमीटर है।
तो ये क्षेत्र जो है दोस्तों, जो पंजाब का क्षेत्र है यानी वो उत्तर भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, उस पश्चिमी क्षेत्र को पंजाब का मैदान कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ दोस्तों, ये है पंजाब। आप देख रहे हो पंजाब एक राज्य है जो भारत के सबसे पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसी ये क्षेत्र जो है, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, उस उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों, जिसे पश्चिमी मैदान कहा जाता है। इसे पश्चिमी मैदान के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। अब देखो दोस्तों, मैप पे फिर ले चलता हूँ। सिंधु नदी, यहाँ से सिंधु नदी निकल रही है और सिंधु नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ से बहते हुए जा रही है। देखो दोस्तों, अब यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी यहाँ पर आकर के अरब सागर में गिरती है। उसके साथ दोस्तों देखो, सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो झेलम नदी, उसके बाद रावी नदी, फिर सतलज नदी है दोस्तों, और सतलज नदी की भी सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के दोस्तों इस मैदान का निर्माण करती हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। अब पाकिस्तान में स्थित होने का कारण यही है दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हो जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ अधिकतर आपको यहाँ पर पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ही ये पांचों नदियों का मेल हो रहा है। और यहाँ पर ये जहाँ पर सभी नदियाँ एक साथ मिल रही हैं, तो वहाँ पर अधिक ज़्यादा लंबे चौड़े या मैदान का निर्माण कर रही हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में इसका क्षेत्र अधिक फैला हुआ है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। तो देखो दोस्तों, ये सभी नदियाँ जो यहाँ पर बताया गया है कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये ब्यास नदी जो है दोस्तों, ये सतलुज की सहायक नदी है। ये हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ हैं। अब जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 नदियाँ हैं। अब जब 5 नदियाँ हैं तो पांचों नदियों के बीच का अलग अलग दोआब होगा, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, ये सभी प्रमुख नदियाँ हैं जो इन नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया जाता है। और इस मैदान के निर्माण बहुत बड़ा भाग, जैसे कि आपने अभी पढ़ा दोस्तों, ये पाकिस्तान में पाया जाता है, जो इन पांचों नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान हैं। आगे देखते हैं, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। घग्गर यानी दोस्तों घाघरा नदी। गंगा का जो मैदान है दोस्तों, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो फैलाव है, उसका विस्तार है जो है दोस्तों, वो घाघरा तथा तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। तो ये दोस्तों जो घाघरा नदी है और तीस्ता नदी है, ये कहाँ पर है इसको भी देखते हैं। मैप पर देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको गंगा का मैदान दिख रहा है। ये दोस्तों गंगा का मैदान यहाँ से प्रारंभ होता है और ये गंगा का मैदान कुछ यहाँ तक मिलता है दोस्तों। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये घाघरा जो है, ये है घाघरा नदी दोस्तों। यहाँ पर ये घाघरा नदी आप देख रहे हो, इसी को घग्गर नदी बताया गया है एनसीईआरटी बुक में, ये घाघरा। और तीस्ता नदी दोस्तों कुछ यहाँ से निकल करके यहाँ पर आती है तीस्ता नदी। तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच के मैदान को गंगा का मैदान कहा जाता है। तो ये दोस्तों इसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पर है? यह उत्तरी भारत के राज्यों में जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, इसका फैलाव बहुत लंबा है और ये महत्वपूर्ण है कि ये जो गंगा का विशाल मैदान है दोस्तों, इस विशाल मैदान के कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? इसका विस्तार घाघरा से लेकर के तीस्ता नदियों के बीच में पाया जाता है। घाघरा तथा तीस्ता नदियों के बीच की स्थिति है। और इसका मैदान जो है किसकी राज्यों में फैला हुआ है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तथा कुछ पश्चिम बंगाल में भी ये फैला हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा विशाल मैदान आप कह सकते हो जो
भारत का उत्तर का विशाल मैदान है उसे जो 3 भागों में बांटा गया, तो हम इसे गंगा का जो मैदान है दोस्तों, ये तीनों मैदानों में से सबसे बड़ा मैदान आप इसे कह सकते हो। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी ये तीसरा भी मिल जाता है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो कहाँ पर है दोस्तों, इस नदियों के पश्चिम में, विशेष करके हम इसे असम में कह सकते हैं, जो असम में स्थित है। अब हम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी देख लेते हैं दोस्तों। ये है ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये असम का क्षेत्र है दोस्तों। तो यहीं पर ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है, जो कि असम राज्य है दोस्तों, वहाँ पर ये मैदान पाया जाता है। तो ये था दोस्तों जो भी आप गंगा के विशाल मैदान और सॉरी दोस्तों, तो अभी दोस्तों आप उत्तर का विशाल मैदान जो है, उत्तर के विशाल मैदान को जो 3 भागों में बांटा गया है उसको आपने देखा दोस्तों। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर का मैदान जो पंजाब का मैदान है दोस्तों। दूसरा आपने गंगा का मैदान देखा जो दोस्तों घाघरा नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में स्थित था। और जो अगर हम बात करें पश्चिमी मैदान जो पंजाब का मैदान था दोस्तों, तो उसमें सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ थीं। और गंगा का मैदान दोस्तों, इसमें तीस्ता और घाघरा के नदी के बीच का जो स्थान था वहाँ पे है, जिसमें आपने देखा कि दिल्ली हरियाणा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल का भाग था दोस्तों। और उसके बाद आपने ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में देखा जो असम में स्थित है। अब हम आगे देखते हैं इसी में दोस्तों कि उत्तर का विशाल मैदान जो है उसके बारे में और जानकारी क्या दी हुई है इस एनसीईआरटी के बुक में। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थान के रूप में की जाती है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई विशेष प्रकार की विविधता नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये एक मैदान है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है ज़्यादा, और यहाँ पर एक समतल जगह देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप देखते हो, मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको उस मैदानी क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो एक प्लेन थोड़ा बहुत ऊंचाई और थोड़ा बहुत गहराई देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है जो पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर एक सपाट जमीन देखने को मिलती है। तो दोस्तों उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थान के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में जो जानकारी दी गई है उसको हम लोग देखते हैं कि जो अभी आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर जो विविधता है, जैसे कि मैं आपको बताया, ये मैदानी क्षेत्र एकदम आपको सपाट एवं मैदानी दिखाई देता है। ऐसा इसमें कुछ विविधता देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। यानी जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, उसमें भी भौगोलिक आकृतियों में विविधता देखने को मिलती है। अब इन मैदानी क्षेत्र में भौगोलिक आकृतियों में जो विविधता देखने को मिलती है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो दोस्तों, जो उत्तर का मैदान है, इन उत्तरी मैदानों में 4 प्रकार की भौगोलिक विविधता देखने को मिल रही है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, उत्तरी मैदान में 4 भागों में बांटा गया है और ये 4 प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या विविधता देखने को मिल रही है यहाँ पर। नदियाँ पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़े पट्टे की गुटिका का निक्षेप करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब नदियाँ जो है पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं, तो जैसे आप मैदानी क्षेत्र से या पर्वतों पर चढ़ना प्रारंभ करते हो, तो सबसे पहले यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में दक्षिण में और उत्तर के मैदानी क्षेत्र से उत्तर में, यानी पर्वतीय क्षेत्रों का सबसे पहला जो पर्वतीय क्षेत्र आता है दोस्तों, वो शिवालिक पर्वत का आता है। और शिवालिक पर्वत पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करते हो, तो शिवालिक पर्वत से जो नदियाँ, शिवालिक पर्वत के रास्ते से होते हुए सभी नदियाँ दोस्तों मैदानी क्षेत्र पर आती हैं। और वहीं शिवालिक पर्वत के ढाल पर दोस्तों 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक की एक चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करती हैं। क्योंकि दोस्तों ये नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों पर होती हैं तो इनकी गति बहुत तेज़ होती है, इनका बहाव बहुत तेज़ होता है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के ये आती हैं नदियाँ।
और जब मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो धीरे धीरे इनमें गति, इनमें जो ताकत होती है, बहने की रफ्तार जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जैसे ही ये दोस्तों शिवालिक की ढाल पर आती हैं, इनके साथ जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे आप देख रहे हो इस चौड़ी सी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े पत्थरों को ला करके वहीं पर छोड़ देती हैं। तो जब बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ती हैं दोस्तों, तो ये स्थान, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, ये 8 से लेकर के 16 किलोमीटर तक की एक चौड़ी पट्टी है, जिसमें ये अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ पर छोड़ देती हैं। इसे जहाँ पर छोड़ती हैं दोस्तों, उस स्थान को कहते हैं भावर। यानी कि जिस स्थान पर ये पत्थर छोड़ा जाता है, जिस स्थान पर ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वहाँ पर ये नदियाँ भी विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि उस पत्थरों के बीच में नदियाँ चली जाती हैं और वहाँ पर दिखाई नहीं देती। और जिस छोड़ने के कारण इस स्थान को भावर कहा जाता है, इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएँ यानी कि सभी नदियाँ जो है दोस्तों, इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी बड़े से बर्तन ले लो, बड़े से बर्तन में आप कुछ पत्थर रख दो दोस्तों, और उस पत्थर में अगर आप पानी डालते हो तो पत्थर के नीचे पानी आराम से चला जाता है, आसानी से चला जाता है, और पानी नीचे चला जाता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ पत्थर दिखता है। तो कुछ ऐसी स्थिति इस भावर में भी होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहुत सारे पत्थर लाए जाते हैं और ये पत्थर इस क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं नदियों के द्वारा। तो नदियाँ जो है दोस्तों, धीरे धीरे पत्थर जो है ऊपर आता है। जिस प्रकार से पत्थर लगातार गिर रहा है नदियों के द्वारा, और ये लगातार उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो दोस्तों वहाँ पे नदियाँ जो हैं उस पत्थरों के बीच में चली जाती हैं। जो छोटे छोटे पत्थर नदियों के द्वारा छोड़े गए हैं, उनके बीच में चले जाने के कारण नदियाँ उस बीच में चली जाती हैं, उस पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं, जिस वजह से यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में, तो देखो दोस्तों, इस पत्थर के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकलती हैं, क्योंकि दोस्तों जब आगे से जहाँ से ये पत्थर जहाँ पर नहीं दिखते, और जब ये नदियों का रास्ता मिल जाता है बहने के लिए, वहाँ से फिर ये नदियाँ निकलने लगती हैं और बहने लगती हैं, तो वहाँ पर ये नदियाँ फिर से दिखाई देती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जहाँ पर ये नदियाँ बहती हैं, जहाँ से दोबारा पुनः दिखाई देती हैं, वहाँ पर दोस्तों इनका जल जो है नदियों का जल जो है इकट्ठा होता है, और वहाँ पर लगातार जल रुका रहता है। इस वजह से ये क्षेत्र जो है दोस्तों दलदली क्षेत्र बन जाता है, एवं यहाँ पर नम तथा दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे इस दलदली क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। जैसे नदियां यहाँ से बह रही हैं, यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेकर के आई, अब यहाँ पर ये पत्थर नदियों के द्वारा गिराया जा रहा था। एक समय आएगा दोस्तों जब एक पत्थर, दो पत्थर, तीन पत्थर, ऐसे हजारों पत्थर हो जाएंगे, और हजारों पत्थर के बीच में दोस्तों नदी का पानी जो है वो तो आसानी से नीचे तक चला जाएगा। अब नीचे तक पानी जाने के बाद दोस्तों, अब यहाँ से फिर नदियाँ ऐसे निकल रही हैं। अब नदियों का पानी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा है। अब ये नदियों का पानी यहाँ पर जब फिर से निकलने लगा दोस्तों, इकट्ठा हो रहा है, तो जहाँ पर काफ़ी दिनों तक नदियों का पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ की जो मिट्टी है, जो ज़मीन है दोस्तों, वहाँ की ज़मीन जो है एकदम नम हो जाती है, और पानी रुके रहने की वजह से, पानी ज़्यादा रहने की वजह से ज़मीन दलदली हो जाती है। तो इसी क्षेत्र को दोस्तों तराई कहा जाता है। तराई का क्षेत्र, तराई के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता अधिक है, इसलिए यहाँ पर लोगों का रहना आसान होता है। आप जहाँ भी देखेंगे दोस्तों, अगर नदियों का क्षेत्र है वो, तो वहाँ पर आदमी की जनसंख्या, आदमी को रहन सहन वहाँ पे आसानी से हो जाता है, और लोग वहीं पर रहते हैं। यह वन्य प्राणियों से भरा जो है घने जंगलों का क्षेत्र होता है। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी रुका रहता है। सॉरी दोस्तों, मैं शायद बोल दिया था अभी कि यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो है दोस्तों, जो जंगलों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, ये यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये जंगलों का क्षेत्र होता है। जंगलों में ही वो से नदियाँ गुजरती हैं, पर्वतीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से गुजरती हैं। तो यहाँ पर नदियों का पानी जो इकट्ठा होता है दोस्तों, जो तराई क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो है जीवों को पानी पीने के लिए आसानी से मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर जीव जंतु अधिक पाए जाते हैं।
इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को भी काट दिया गया। देखो दोस्तों, जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको जो है यहाँ पर रहने के लिए इन जंगलों को काट दिया जा चुका है। इस क्षेत्र के लिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और उसको आप मैप के माध्यम से देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी मैदान जो है और उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम यानी कि जो सबसे विशालतम भाग है, सबसे बड़ा भाग है, वो दोस्तों पुराने जलोढ़ से बना हुआ। पुराने जलोढ़ यानी नया जलोढ़ और पुराना जलोढ़ ऐसा होता है दोस्तों, जब नदी बहती है और नदी में किसी कारणवश बाढ़ आ गया, बाढ़ में दोस्तों वो नदियों का फैलाव जो है ज़्यादा हो जाता है और वो नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में, मतलब जो उसका बहाव का क्षेत्र है वहाँ से बाहर फैल जाती हैं। तो नदियों के साथ बहुत सारी मिट्टी बालू आदि सब बहते रहते हैं और वो वहाँ पर फिर जब नदियों का बाढ़ कम होता है तो दोस्तों जो नदियाँ बाहर फैल जाती हैं, पानी फैला होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, वो मिट्टी के कण वहीं पर छूट जाते हैं और नदियों का पानी का स्तर जो है फिर से नदियों में आ जाता है। तो वो दोस्तों नई जलोढ़ होती है, क्योंकि नदियों के साथ, नदियों में जो जल है उनके साथ बहुत सारी मिट्टी गाद बहते रहते हैं। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी हुई। और दोस्तों जब ये नदियों का पानी कई सालों तक बाढ़ के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पाता ऊपर तक, तब ये दोस्तों 2 से 3 साल के बाद ऐसी स्थिति आती है और तब ये 2 साल बाद इसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है, क्योंकि अब ये 2-3 साल पुराना हो चुका है। 2-3 साल पहले नदियों के पानी द्वारा ऊपर लाए गए जो मिट्टी थी, गाद थे, वो पुरानी हो चुकी है, इसलिए इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। तो ये जो विशालतम मैदान है दोस्तों, कभी यहाँ पर नदियाँ बहती रही होंगी और इसलिए आज ये विशाल मैदान तैयार हुआ है। अब ये जलोढ़ मिट्टी तो थी दोस्तों, अब ये पुरानी जलोढ़ हो चुकी है। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो भारत का सबसे विशाल भाग है वो पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। देखो दोस्तों, बाढ़ वाले ऊपर वाले स्थान पे, यानी ऊपर वाले स्थान पे होने के कारण यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसलिए अब यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी नहीं आ पाती है। तो ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर नई मिट्टी नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पर सिर्फ कंकड़ पत्थर ही अब रहते हैं, उस क्षेत्र को भांगर कहा जाता है। जैसे आपने बांगर और बांगर के बारे में भी आपने पढ़ा था, फिर भांगर के बारे में आपने पढ़ा भावर। तो दोस्तों ये भांगर वही क्षेत्र है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं पहुँच पाती, जलोढ़ मिट्टी की पहुँच से बाहर। जैसे ये क्षेत्र मान लो दोस्तों, ये नदी बह रही है यहाँ पर, अब नदी यहाँ पर बह रही है, नदी का बाढ़ आया दोस्तों और नदी का क्षेत्र का बाढ़ का पानी कुछ इधर और कुछ इधर तक पहुँच गया दोस्तों। अब यहाँ तक तो जलोढ़ मिट्टी हो गई, लेकिन किसी कारणवश दोस्तों नदी का पानी कुछ दूर तक फैल गया और कुछ दूर तक फैलने की वजह से दोस्तों यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी आ गई, लेकिन लगातार तो हर साल आ नहीं रही दोस्तों। यहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ तो हर साल या दूसरे साल जो है जलोढ़ मिट्टी आ जा रही बाढ़ के पानी की वजह से, और यहाँ पर दूर के क्षेत्रों पे नहीं पहुँच पा रही है। तो जिस स्थान पर दोस्तों नदियों का पानी हर साल नहीं पहुँच पाता, उस क्षेत्र को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, यानी यहाँ पर कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं, तो ये चूनेदार निक्षेप यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मिल गया कि जो दूरवार नदी से दूर का क्षेत्र होता है उसे भांगर का क्षेत्र कहते हैं और उसे कंकड़ भी कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए भाग युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। तो देखो, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को, देखो दोस्तों, जो नदियों के आसपास के क्षेत्र पर हर साल नदियों के पानी द्वारा बाढ़ आता है और बाढ़ से ही दोस्तों यहाँ पर जो मिट्टी होती है नई बन जाती है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है।
इस निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होती है तथा गहन खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है खादर और बांगर मिट्टी होती है। तो खादर जो मिट्टी होती है दोस्तों, ये नई एवं पुरानी होती है। खादर मिट्टी, यहाँ पर उसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। खादर मिट्टी जो है दोस्तों, नई और पुरानी जो होती है वो नदी के आसपास पाई जाती है। और भांवर मिट्टी जो है दोस्तों, वो नदी से दूर की स्थिति में पाई जाती है और इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं। और ये जो है नदी की जो पास की मिट्टी जो होती है, जो खादर मिट्टी होती है, उसकी तुलना में कम उपजाऊ होती है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान यानी मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो तीसरा पार्ट होगा दोस्तों, इसका जो तीसरा टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।